अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल बी फाइन। वंस अगेन कंटिन्यूएशन हमारी चलेगी उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग जो कि NAT 1 फिजिक्स के पास्ट पेपर क्वेश्चंस को हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। NAT 1 2025 जो दिसंबर में अभी हुआ। अब इसमें हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप की फॉर्मेशन के अंदर आए। मैं पहले भी आपसे एक पॉइंट को डिस्कस किया, प्लीज़ इस डिस्कशंस को आपने ज़रूर नोट डाउन करना है या उसके कंसेप्ट ज़रूर अपने माइंड में इंकलकेट करने हैं। रीज़न इज़ दैट पॉसिबल है कि NET 2 के अंदर जाके यही क्वेश्चन कुछ रिपीट होने के भी चांसेस हो सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यू नो दैट कि जब हम इन क्वेश्चंस को जनरल सॉल्व कर लेते हैं तो फर्दर कोई उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाए तो हम इसको इजीली आसानी के साथ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने उस लेक्चर को जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स NET 1 जो कि दिसंबर में टेस्ट हुआ, उसके क्वेश्चंस को, ओरिजिनल क्वेश्चंस। देखिएगा, क्वेश्चन आया कि यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो। यार देखो कितना आसान सवाल है, सिंपल है, कोई सिंपल स्टूडेंट भी हो वो भी इसको इजीली जो है वो कर लेगा। तो यंग्स मॉडुलस इज a ratio of, what do you think? Obviously simple answer, that is the stress over strain. Stress, as you know that F over A और strain change in length per unit original length. अब ये भी थोड़ा बताइएगा कि जब हम बात करेंगे जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया की बात आए तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? ये रेशो तो नहीं है, ये वर्ड आपके लिए स्ट्रेस या जनरल प्रेशर की वर्डिंग भी यूज की जा सकती है। तो खैर ये ऑप्शन तो उसके लिए नहीं बनेगी। तो इसमें जो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर बना, दैट इज द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हाँ, एक चीज और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे आ जाए लाइक द रेसिप्रोकल ऑफ द ये यंग्स मॉडुलस, इसकी जो रेशो का रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? यानी कि इन जनरल अभी तो आपने इसको रिलेट किया कि दिस वन इज द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। व्हाट इफ इट वुड बी आस्क स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस की बात की जाए तो ये आपके पास उसके रेसिप्रोकल बन जाएगा यंग्स मॉडुलस के। तो इस टाइप की नेचर भी क्वेश्चन जो है वो रेपिटेशन हो सकती है या पूछा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू लेंथ है और डिवाइडेड बाय मास है, होल टू दी पावर है। अब पहले तो हम डायमेंशन को यहां पे इसके बेस यूनिट लगा के हम इजीली पहले तो डिस्कस करेंगे, फिर इसके जनरल शॉर्टेस्ट मेथड के मास्टर मेथड जो हम क्लासरूम्स के अंदर बताते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहला आपका आई व्यू क्या होना चाहिए कि एक्चुअल में आप उसको सॉल्व जो करने जा रहे हैं उसको किस तरीके के साथ लेके चलना है। पहले तो हम जनरली इसके बेस यूनिट को रिलेट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब आप देखिएगा, यू नो दैट कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट आपको पता है ऐसा ही, दैट इज द न्यूटन है, और अगर इसके बेस यूनिट में कन्वर्ट करें इट गिव्स यू द किलोग्राम आ गया, या बाज़ का इसका डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं लगाता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इसकी होल पावर जो है दैट इज 1/2। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसल, इट गिव्स यू द मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर होल अंडर रूट यानी कि पावर 1/2, इट गिव्स यू द मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा कि मीटर पर सेकंड ये आपके पास मीटर यानी कि ये लेंथ आ गया जो इसकी डायमेंशन है और ये टाइम से रिलेटेड है, सो इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? LT-1। ये भी पॉसिबिलिटी है लाइक अब मैं बात करता हूं कि आप कहें कि जी F की जगह अगर हम जनरल MA लगा दें इनटू L कर दें, ओवर आपके पास M आ गया, होल टू दी पावर दैट इज 1/2। ये फिर आप डायरेक्टली उसको अप्लाई इजीली करवा सकते हैं, और A आपको पता है दैट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जनरली इसको सॉल्व करके बात तो वहीं पे आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, और बाकी आपके पास फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगी, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गया मुझे कुछ सेकंड्स लग गए सॉल्व करने में। यार यहां पे जो हमारे पास है दैट इज द किप्स जनरली जो हम मेथडोलॉजी है, मास्टर मेथडोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग टू वो आपने क्या रिलेट करना है कि इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहले ये देखो कि यार ये जो क्वेश्चन है या जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, यानी कि किस वेरिएबल के इक्विवेलेंट है। तो जनरल जब मैंने इस फार्मूले पे नजर दौड़ाई मुझे ये जाना पहचाना भी लगा,
और फौरन से पहले माइंड क्लिक कर गया, ये एक्चुअली हम स्टेशनरी वेव में जब पढ़ते थे तो इसका फार्मूला कुछ यूं था, अंडर रूट के साथ है F यानी कि टेंशन आप कह लें, और डिवाइडेड बाय आपके पास M, और M को याद होगा क्या नाम दिया था, मैस पर यूनिट लेंथ की टर्म का नाम दिया था। और अगर मैं इसको फर्दर इलैबोरेट करूं तो F ओवर मैस ओवर लेंथ, और ये फार्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट F ओवर F इंटू L ओवर आपके पास है। अब आप खुद देखें ये पूरा फार्मूला एक्चुअली किसके इक्वल है, V के। तो V की भाई स्पीड, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, LT। तो हमें ये खप में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर हमें यही शुरू में पता चल जाए कि यार ये फार्मूला है किसका, तो मुझे पता चल गया ये वेलोसिटी का फार्मूला है, तो फौरन उसका यूनिट या उसकी डायमेंशन आप पुट अप कर दें और फौरन से पहले आप उसका आंसर दे दें। तो ये है एक जनरल फॉर्मेशन कि अगर हमें उसका आइडिया हो जाए कि ये रिलेशन किसका है, फौरन से पहले हम यूनिट या डायमेंशन लगा सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट जितने भी फार्मूलाज होते हैं उसमें होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है। मीन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड। तो जो भी फार्मूले की डायमेंशन है भाई उधर चाहे सॉल्व भी कर लो तो वही आंसर आएगा। सो बेस्ट वे इज दैट फौरन अगर माइंड में आ जाए कि ये तो यार इस क्वांटिटी का फार्मूला है, उस क्वांटिटी का डायमेंशन या यूनिट लगा के फौरन आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इतनी लेंथी प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज L/T या LT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व। अब आप देखें इस क्वेश्चन से एक चीज की पे और गौर करें। हम पढ़ते वक्त यही बात मैं कर रहा होता हूं कि किप्स 360 डिग्री एंगल के ऊपर आपको जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि उसमें किस टाइप का, जहां आसान सवाल है, जहां पे मुश्किल सवाल है, मॉडरेट है, हर लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। लेकिन आप एक गौर करें, एक चीज वैसे बात का ज़हन से निकल जाती है, हमारे माइंड में जब फिजिक्स की बात आ रही होती है हमें हमारे माइंड में या तो थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल ही आ रही होती है। लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, कुछ जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, साइड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लाइक ये नोबेल प्राइज इसको किस ईयर में मिला, ये किसने इन्वेंट किया, दिस एंड दिस। तो इस हवाले से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। अब वो देखें क्वेश्चन आ गया, द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट क्लासिकल कोलैप्स प्रॉब्लम वाज addressed by। ले जी, इसको डिस्कस वैसे जनरली स्टार्टिंग में बात की जाए तो रदरफोर्ड ने बात की थी, लेकिन उसका कहना था कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना न्यूक्लियस के गिर्द ये रोटेट करते रहते भाई अगर करते रहते हैं तो एक वक्त तो आएगा ना कि उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएंगे, या अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा, अगर बहुत कम है तो वो बिल्कुल इट वुड वैनिश्ड, खत्म हो जाएगा या न्यूक्लियस से हिट कर जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो रदरफोर्ड नहीं दे सका। तो आप सबको पता है कि उसके स्टूडेंट जो कि नील बोहर, उसने ये वर्डिंग बताई कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, भैया उनका अपना फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, उनकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, कोई वो गेन लूज वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। इस वजह से जब भी एटम को डिस्कस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका अपना फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें रोटेट करता रहता है। सो ये मेजर कंसेप्ट जो आया था, ओरिजिनेट हुआ, करेक्ट किया रदरफोर्ड को, वो था दैट वाज नील्स बोहर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अल्फा। आगे चलते हैं, वेट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यार देखिए ये सिंपल, ये हम सिलेबस में जब पढ़ रहे होते हैं इसके जनरल टॉपिक को, वही क्वेश्चन सिंपल आ रहा है। बात की जा रही है वेट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वर्डिंग इज दैट दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। लूप बनाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, हम अगर बात करें आपके जहन में क्लोज्ड लूप की बात की है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, यहाँ तक होगा, यहाँ पे भी आपके पास होगा, लाइक ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, लेकिन एक वक्त पे जाके ये आपके पास टर्म बन जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बीटा में देखिएगा दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही हम क्या करते हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये कुछ जानी पहचानी लाइन लग रही है जो कि हमने कभी अपनी टेक्स्ट बुक्स में, सिलेबस में पढ़ी। बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट, दे नेवर इंटरसेक्ट। वो अपनी अपनी फील्ड, अपनी अपनी लाइंस के अंदर, अपने अपने पाथ के अंदर जो है वो
अपने मोशन को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट वन। और डेल्टा में डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव, ये वही वाली बात आ गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली, दे नेवर इंटरसेक्ट। चलें जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो क्या है। इफ द पेंडुलम वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, और ये लिखा हुआ है जी 0.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स लेंथ। अब यू नो दैट कि इसको फौरन मेरे माइंड में क्या आएगा, इट्स अ सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। अब जनरली यू नो दैट कि इसको सॉल्व करने में, अब जिसने प्रॉपरली केप से प्रिपरेशन नहीं की, लेक्चर्स नहीं लिए, या हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं किए, तो वो भाई इसको सॉल्व करने में कोई 1-1.5 मिनट तो ले ही जाएगा। लेकिन कोई फैक्टर है इसमें इन्वॉल्व, कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलती है वो जिससे मुझे डायरेक्ट देख के ही आंसर पता चल जाए? बिल्कुल मिलेगी, ऑब्वियसली मिलती है, और वो किप्स आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सी कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की किप से, अब मेरे लिए होगी परेशानी। मुझे शायद क्वेश्चन अगर आता भी है, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा लगाऊंगा। अब मुझे ये सवाल जो है वो शॉर्ट टर्म्स नहीं पता, या कोई ऐसा कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं है जिससे मैं ये सवाल सॉल्व करूं। समझ लें कि मैं लाइक एक सिंपल सा स्टूडेंट हूं, मैंने किप से प्रिपरेशन नहीं की, तो मैं अब कैसे इसको सॉल्व करूंगा। अब पेंडुलम वाइब्रेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, व्हाट इज इट्स लेंथ। सबसे पहले तो हमें क्लैरिफाई होना चाहिए कि पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है 1/2 पाई अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, G/L। अब लेंथ को फाइंड आउट करना है, बोथ साइड पे बच्चे स्क्वायर कर दीजिएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास जी आएगा और डिवाइडेड बाय एल आएगा। लेंथ को इधर आप ले आए तो ये बाकी आ जाएगा G/4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 10 लगा लें। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात यह है कि ज़रा गौर कीजिएगा, आपको लगता है मैंने ठीक कैंसिल आउट किया? बिल्कुल ठीक किया है। जी की वैल्यू 9.8 और पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर लें तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 9.8 ही आती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। सिमिलरली एस यू नो दैट के फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 0.5 का मतलब क्या होगा, 1/2। तो 1/2 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये आपके पास 1/4 एज इट इज, और एफ स्क्वायर का मतलब ही 1/4 कैंसल आउट। ले जी, लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 मीटर। और ख्याल रखिएगा विच इज अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं 0.99 मीटर। हाँ, एक बात यहां पे ये भी हो सकती है कि अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर्स में आ जाए तो ऑब्वियसली वो 99 सेंटीमीटर में आएगा। तो यहां पे आपको जो करेक्ट आंसर मिलता है वो क्या मिलेगा, चार्ली, विच इज अ 99 सेंटीमीटर या 0.99 मीटर। अब जी मैंने इसको सॉल्व करने में दिमाग खर्च करने के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 1-1.5 मिनट ज़ाया कर चुका हूँ। लेकिन मेरे पास कोई वो कहते हैं ना गीदड़ सिंगी नहीं थी कि मैं जो है उसको डायरेक्टली देख के उसका आंसर कर सकता। तो लिहाजा वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है वो किप्स के लेक्चर्स में, उनके क्वेश्चंस में आपको ज़रूर नज़र आएगी। और वो सिंपल, लुक एट दैट कि सिंपलेस्ट टेबल है, बड़ा इजी। ये बात जो की जा रही है ना 0.5 हर्ट्ज, ये एक्चुअली क्या है, सेकंड्स पेंडुलम है भाई। तो सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कैसे फाइंड आउट की होगी, 1/t से, तो ये आपके पास 1 हर्ट्ज ही रहेगा। अब पूरे फार्मूला में, यानी कि इस पूरे में जब आप जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल पेंडुलम में, तो उसकी लेंथ की वैल्यू ये आती है, ये वैसे ही डायरेक्टली याद रखिएगा। लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम में लेंथ क्या होती है जी, बताइएगा सर जी 25 सेंटीमीटर। अब मुझे याद हो गया है इसकी कितनी लेंथ आती है जी, मीटर में 0.25 मीटर, मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। जब भी बात होगी सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी गौर कीजिएगा 0.5 हर्ट्ज। इट मींस क्वेश्चन में सेकंड्स पेंडुलम की बात की गई है। और अगर मुझे याद होता कि यार इस सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ जो है वो क्या है, तो मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो पूरा फार्मूला लगाने के बाद हमें डायरेक्टली याद होता है और हो जाता है भाई, बड़ा सिंपल है। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर कह दें या 99 सेंटीमीटर या 0.99 मीटर कह दें। लेट्स रिकॉल इट। सिंपल पेंडुलम की जो आपके पास लेंथ है कितनी है जी, 25। इसी तरह बताइएगा जी 25 यानी कि सेंटीमीटर। इसी तरह बताइएगा जी सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या है सेंटीमीटर्स में जी, 99 सेंटीमीटर। बात खत्म। तो मुझे क्यों इतनी मुसीबत पड़ी है कि मैं ओवरऑल इसको सॉल्व करता फिरूं। तो लिहाजा बहरहाल इस
क्वेश्चन को आपने इस नज़र से भी देखना है। आगे चलते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आगे हम इसको रिलेट करते हैं। न्यूटन रिंग्स इज द फिनोमेना। अब ये जो भी आपने टॉपिक्स जनरली डिस्कस हम किए कि न्यूटन रिंग्स है जो आपके पास जो है वो मैक्सिमा मिनिमा, एक्चुअली ये प्योरली जो ओबे कर रहा होता है, ऑब्वियसली वो आपके पास जो टॉपिक है दैट इज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पोलराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, जारी बात है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगी वो वन प्लेन में कवर करती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। रिफ्रैक्शन का आपका जनरली कंसेप्ट का पता है, और डायफ्रैक्शन माइंड में वैसे ही क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि डायफ्रैक्शन के जनरली मेजर देखा जाए तो दो मेजर टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट है। तो माइंड क्लिक कर जाता है कि यार ये भी फिजिबिलिटी शायद ना बने, लेकिन परफेक्टली आंसर जो मुझे याद है, जो मैं इसको कर सकता हूँ करेक्ट, एंड दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद v0x या vix भी कह सकते हैं 10। ये बड़ा अच्छा सवाल आया, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आया, जो कि एक वही बात होगी जिसने प्रॉपर प्रिपरेशन की हो, प्रॉपर प्रैक्टिस की हो क्वेश्चन की, वो इसको कर सकता है। लेकिन आम स्टूडेंट जो है वो इसको करने में शायद टाइम लग जाए, या शायद वो इसको लेफ्ट करके आगे की तरफ चले। देखिए जी, y भी दिया हुआ है। अब देखें vx का मतलब इसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट गिवन है और y कंपोनेंट वेलोसिटी का गिवन है, और वो 20 है, और पूछा क्या जा रहा है रेंज। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, यार ऐसी चीज तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। ऑब्वियसली किप्स के अंदर यही डिफरेंस है कि जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी फार्मूलाज की वो प्रॉपरली बताई जाती हैं। इन बुक्स में आपको प्रैक्टिस के लिए तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। रेंज का पहले तो मुझे बताइएगा जनरल फार्मूला, R इज इक्वल टू वी आई, चलो मैं वी नॉट ही कर देता हूं चूंकि वही है, वी नॉट स्क्वायर, और ये बनता है आपके पास साइन 2 थीटा ओवर आपके पास क्या आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू जी। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। दैट इज रिजॉल्व मीन, मैं ओपन कर रहा हूं, वी नॉट स्क्वायर है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बता दीजिएगा जी, ये बनता है 2 साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू जी के। अब यहां पे गौर कीजिएगा कि ये आपके पास क्या है, 2 को साइड पे कर लीजिएगा, एक वी नॉट को साइन के साथ लगा दें, वी नॉट ऑफ साइन ऑफ थीटा, एक वी नॉट को कॉस के साथ ले जाएं, कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास जी आ गया। अब कुछ समझ आ रही है, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया वी आई साइन थीटा जिसे हम कहते थे, और वी एक्स कॉस थीटा या वी नॉट कॉस थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया। अब हम जी बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा वी नॉट वाई, और इसी तरह ये आ जाएगा जी वी नॉट एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी। बस इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, जनरली वी नॉट वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 20 है, और नेक्स्ट आपके पास वो है 10 है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू। अब देखें, हमें मुझे अपनी आसानी देखनी है भाई, ये आप इसमें 10 लगा दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज द 40 मीटर। सो योर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके पास आएगा 40, विच इज अ 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन रेजिस्टेंस, यार ये तो बहुत ही सिंपल है, व्हेन एवर देयर इज अ फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस जो होती है वो आपको पता ही है कि जब हम इसके साथ जो है ये पी रीजन है, ये एन है, फॉरवर्ड बायस कब बनी है, जब इसके पॉजिटिव के साथ और दूसरे के आप उसके नेगेटिव के साथ अटैच कर दें तो वो फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड होगा, जाहिर बात है इसमें जो डिप्लीशन रीजन होती है वो क्या करेगी, वो स्क्वीज कर जाएगी, डिक्रीज होगी, ताकि करंट इजीली फ्लो कर सके। तो इसमें सिंपल है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फॉरवर्ड बायस में हमेशा जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज की बात की जाएगी, ताकि उसकी फ्लोएशन जो है वो कंटिन्यू रह सके। If two vectors A and B perpendicular and have a equal magnitude, ये बड़ा मुझसे बच्चों ने सवाल किया कि सर ये ज़रा प्लीज़ इसको एलेबोरेट करें, इसको थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि अब देखें ना, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपरली आपका जो है वो एग्रीगेट सेट कर रहे होते हैं, आपके मार्क्स डिसाइड कर रहे होते हैं। इवन तो मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है कि आपके नस्ल में एडमिशन के लिए जो है वो क्राइटेरिया या एडमिशन होने को ये एक्चुअली बता रहे हैं कि होगा नहीं होगा, ऐसे सवाल जो है वो डिसाइड कर देते हैं मैक्सिमम मार्क्स को, उन चीज़ों को। वर्डिंग देखिएगा, टू वेक्टर्स ए एंड बी, पहली तो बात है दोनों है परपेंडिकुलर, और वर्ड लिखा है हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ कि सबसे पहले ए मैग्नीट्यूड और जो बी है ये दोनों इक्वल है। ए को बी कह दें, बी को ए कह दें, बात ए की है। और दूसरा कीवर्ड यहाँ मिलता है
दोनों परपेंडिकुलर है। और लिखा क्या हुआ है, ए प्लस बी एंड ए बी, क्या फाइंड आउट करना है, उनका आपस में प्रोडक्ट। ख्याल रखना, प्रोडक्ट आते ही हमारे जेहन में बात आती है यार कि डॉट है या क्रॉस है, नथिंग एल्स, वर्डिंग इज ओनली दैट, दिस इज द जस्ट अ प्रोडक्ट, बस मल्टीप्लाई करना भाई और कुछ नहीं करना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये सोल्यूशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए ये जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास ए प्लस बी की जब हम बात करें मैग्नीट्यूड, तो आपके पास क्या टर्म आएगी, यू लुक एट दैट, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और कॉज ऑफ मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं दैट इज 90, क्योंकि बता दिए गए वो परपेंडिकुलर है। ले भैया a प्लस बी का जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्टली अब लिखने जा रहा हूं, ए स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। ये तो पहला पॉइंट और ये कंडीशन हमने रिजॉल्व कर दी कि ये आपके पास आ गया। अब दूसरी बात चलते हैं कि दैट इज a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड। अब मैं भी उसी तरह बिल्कुल करूंगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगाएं 2ab, भाई बात तो वहीं पे आ जाएगी। ये आपके पास है दैट इज कॉस 90, कॉस 90 का फैक्टर जो है वो पूरे फैक्टर को जीरो कर देगा। वंस अगेन a माइनस बी जो है इसका जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ले जी, ये दो टर्म्स तो हमने डिस्कस कर ली अभी कि ए प्लस बी क्या, उसका होल मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का क्या आया। अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, उसने कहा जस्ट इनका बताना कि आपने प्रोडक्ट बताना होगा कि इन दोनों का जनरली आपके पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आएगा। तो प्रोडक्ट के लिए मैं यहां पे रिलेट करने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ए प्लस बी है और बस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई, कोई डॉट क्रॉस की बात नहीं की जा रही है, और a माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करें। और वो आपको ऑलरेडी पता है दोनों का एक ही फॉर्मेट है कि ये आपके पास ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ वंस अगेन वही कि आपके पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों अंडर रूट में और वैल्यूज भी सेम है, तो इनका जो प्रोडक्ट आ गया जी भाई आपके पास आ गया, डायरेक्टली लिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड सिंस वी नो दैट कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, ए और बी के बराबर या बी ए के बराबर, तो मैं यहां पे रिलेट कर सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट गिव्स यू द 2a स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन में अगर लिखें तो वो आपके पास a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज द बीटा। सो आई होप सो आपको इसको प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो इसका आइडिया जरूर हो गया होगा। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात जब करेंगे दैट इज द व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मेरे ख्याल से वंस अगेन वही बात आ गई कि देखिए पूरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन में फिजिक्स जैसे जैसे आ रहा है एक आधा सवाल झटका जरूर दे के जाता है जो आपको परेशान करके जा रहा है, और आगे आने वाले सवाल वो खुश भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं होना, वो जो झटका दे रहा अगर वो ठीक हो गया तो ज्यादा खुश जरूर हो कि यार मैंने एक मुश्किल सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया और उसको जो आंसर भी प्रॉपर्ली दिया। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जा रही है, और पीवी इज इक्वल टू यू नो दैट वो कांस्टेंट है, और पूछा गया प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये ऑब्वियसली ये बता दिया गया, तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर ही आ गया, और वो आपके पास क्या बनेगा, वो वॉल्यूम है। और अगर पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ लॉ इज दैट, एंड यू नो दैट इट्स अ बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए वही बात आ गई, एक मुश्किल एक दो सवालों से गुजर के आने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, वो आसान आसान रिलैक्स करता जा रहा है कि इतने परेशान ना हो भाई, कोई मसला नहीं है, आगे और भी चीजें हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करो, और जब आप रिकॉल करोगे इस क्वेश्चन को शायद वो सॉल्व हो जाए। एनीहाउ nth ऑर्बिट की बात की जा रही है, और बोहर एटॉमिक मॉडल में यू नो दैट कि nth ऑर्बिट दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। बस इसका ख्याल रखें, कभी ये वैल्यू क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसकी वैल्यू कितनी, एंड यू नो दैट 0.053 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर में आपके पास आएगा, या बाज़ औक़ात ये इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद यहाँ पे ये आया कि इसका n स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज चार्ली, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटम नंबर्स।
आगे चलते हैं जी। फोर्स कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी दी हुई है, पावर है। देखिए जी, पावर का जनरल अगर हम बात करें तो आपने रिलेशन सबसे पहले तो सिंपल्स वाला फार्मूला ज़हन में आता है कि दैट इज द वर्क अपॉन टाइम है, जिसे हम जनरली एवरेज पावर भी कहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा एलाबोरेट किया जब, तो आपको पता है कि इसका एक रिलेशन और भी होता है फार्मूला, एंड दैट इज पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी से भी आप इसको रिलेट कर रहे होते हैं। वो ऑलरेडी आपको पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्क आपको याद होगा एफ डॉट डी से हम रिलेट करते हैं, ओवर टाइम है, डी ओवर टी आपको पता है दैट इज द वेलोसिटी। तो जनरली पावर एक डेफिनेशन और भी निकलती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी गिव्स यू द पावर। हाँ, एक बात का ख्याल रखना भाई, ये जो पावर होती है ना, इसको प्रॉपर्ली दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर का नाम दिया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे तो जनरली हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो पावर इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू देखें जी 10 है, और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास दैट इज 1, तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज द 10 वॉट की फॉर्म में आएगा, और यही आपके पास इसका आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट चलते हैं जी। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू कन्वर्जिंग लेंसेज इन कॉम्बिनेशन इज 10 सेंटीमीटर है एंड द पावर ऑफ वन लेंस इज डायोप्टर। अब एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना पावर ऑफ लेंस के यूनिट की, डायोप्टर की पावर का जो यूनिट है, उसके अगेंस्ट जो फोकल लेंथ होती है ना, इट शुड बी इन मीटर्स। ये मेरी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायोप्टर पावर का यूनिट है, डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का। तो जब उसके अगेंस्ट आप फोकल लेंथ की बात करते हैं, ये डायोप्टर बनना कब है? अगर फोकल लेंथ का यूनिट किस में आएगा? मीटर आएगा। बिकॉज इन जनरल आपने लेक्चर में डिस्कस किया होगा, पावर दैट इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ, 1 ओवर एफ के इक्वलेंट होती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एंड द पावर ऑफ द वन लेंस इज 10 1 डायोप्टर, देन द पावर ऑफ द अदर लेंस इज। ले जी, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जिंग की बात कर रहा हूँ कि दो आपके पास कन्वर्जिंग का मतलब लाइक ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की जनरली हम बात कर रहे हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज टोटल क्या बनता है? P1 और प्लस ये P2 है जी, ये है। अब गौर कीजिएगा कि इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 1 और इसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो पावर में नहीं दिया, उसने किस में दे दिया हुआ है? फोकल लेंथ में। तो यहां पे मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, जरा देखिएगा साइड पे कि सेंस पावर इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है, और 1 ओवर एफ इसके कॉम्बिनेशन दिया है 10 सेंटीमीटर्स, और सेंटीमीन आपको ऑलरेडी पता है 10 इंटू 1 10 रेज टू पावर -2 यहाँ ऊपर ले आए, इट वुड बिकम्स, आप इन शॉर्ट ये बात कर दें कि इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? ये 100 ओवर ये आ जाएगा 10 आ गया, ये कैंसिल होगा, अब आ जाएगा 10 और साथ गौर कीजिएगा यूनिट क्या आ गया? डायोप्टर। ये वजह थी कि मैं इस सेंटीमीटर को जो कन्वर्ट कर रहा हूं वो किस में कर रहा हूं? वो मीटर्स में कर रहा हूं। तो दैट वाज द रीजन कि मुझे उसका आंसर किस में देना था? डायोप्टर में। वापस आते हैं, इसका आंसर देखें जी, आपने 10 निकाला, 1 माइनस इधर करें तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू P2, जो पावर फाइंड आउट करनी थी। लें जी, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 डायोप्टर। दैट इज द करेक्ट आंसर, जो इस ऑप्शन के अंदर हमें जो मिलता है दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड विद द फ्रीक्वेंसी टू मेक इट वाइब्रेट इन 2 सेगमेंट्स। यहां पे गौर कीजिएगा, ये आपके पास कीवर्ड आ गया 2 सेगमेंट्स का मतलब यानी कि n आपको दिया है एट द सेम फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द न्यू टेंशन, यानी कि टेंशन जो है वो हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, अगर उसके n जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? वो 2 होगी। पहले तो फ्रीक्वेंसी का और इसका फार्मूला देखते हैं, जो आपके पास फंडामेंटल जनरल फार्मूला है, F इज इक्वल टू n ओवर आपके पास 2L है, और ये आ जाएगा T ओवर हम डिस्कस करके है दैट इज म्यू। अब आप गौर कीजिएगा कि टेंशन और n इनके दरमियान रिलेशन, मैंने वही बात की है, एंटी टेस्ट की जनरल फॉर्मेशन क्या बनती है भाई? उस पे फोकस करो जो निकालना है, और जो गिवन है उस पे फोकस करो। पूरे क्वेश्चन में बात सेगमेंट की हो रही है और निकालना क्या पड़ रहा है आपको?
दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर मैं इन दोनों का आपस में सारा ओवरऑल रिलेट करूं या रिलेशन बनाऊं तो लुक एट दैट, चलिए मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं। 2l मल्टीप्लाई बाय एफ है अपॉन n हो जाएगा, और ये भी आपके पास यहाँ पे आके मल्टीप्लाई बाय ये म्यू इधर आ जाएगा, और अंडर रूट में रह जाएगा टेंशन। मैं इतना ब्लंडर कह रहा हूँ, लाइक इतना पलंदा जो है वो साथ लेके चलूं, मुझे भाई किस नफलों का सवाब है, तो इट वुड बी गुड कि मैं सिर्फ n को और t को साथ लेके चलता हूं। तो बताइएगा इनका आपस में रिलेशन क्या है। लुक एट दैट, अंडर रूट टी इज प्रोपोर्शनल किसके आ गया जी, n के, और टी स्क्वेयर सॉरी इसका स्क्वेयर अगर फाइंड आउट करें तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये आ जाएगा 1/n का स्क्वेयर, ये कैंसिल। तो इन शॉर्ट में बात करूं यहां पे तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। कोई स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो तो डायरेक्टली ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पता लग रहा है यार इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो यहां पे बात मेरे ख्याल से खत्म करते हैं कि न्यू टेंशन टू सेगमेंट्स का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया। तो मुझे क्लैरिफाई हो रहा है दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल कितना आ जाएगा ऑफ द 1/4। तो दैट इज इनफ फॉर मी कि ये 1/4 की फॉर्मेशन बन रही है। सो द करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा विच इज t/4। नेक्स्ट चलते हैं जी, करंट इन द वायर इंक्रीजेस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। भैया इंड्यूस्ड करंट की जब भी बात की जाती है आपको वर्ड याद होगा, जो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो लेंज लॉ करता है, और ये वर्ड बार बार आप पढ़ते हैं। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, यानी कि इंड्यूस करंट जो है वो जिससे पैदा हुआ जो वजह है उसको भी उसी को क्या करता है, वो अपोज करता है। उसका मतलब यहां पे ये हुआ कि उसकी ऑब्वियसली फिर डायरेक्शन क्या होगी, अपने कॉज यानी कि ओरिजिनल जो टर्म है जो सोर्स है उसके क्या होगी, वो ऑपोजिट। तो ये सिंपल है, दैट इज बीटा इसका करेक्ट आंसर। वेट ऑफ मैन 160 न्यूटन है, जी ऑन द मून है 1.6 है, फाइंड द मास है। बड़ी सिंपल इसमें फॉर्मेशन बनती है, दैट इज द W इज इक्वल टू, आपने बस लगाना है mg आ गया, वेट आपके पास गिवन है एंड दैट इज 167, मैस दैट इज वो हमने यहाँ जी फाइंड आउट करना है, और जी की वैल्यू मून पे दैट इज 1.67। अगर मैं यहीं पे बल्कि कर देते हैं बेटा जी, यहाँ पे आ जाएगा 100 आ गया, ये 167 कैंसिल हो गया, 100 उधर ले जाएं तो 100 ये आ जाएगा किलोग्राम इज इक्वल टू m। सो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। तो डी इसका आपके पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, लेंज लॉ फॉलोज विच फंडामेंटल लॉ, एज यू नो दैट, कौन सा लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल जी एग्जैक्टली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। न्यूटन सेकंड लॉ को आपको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है जो वो मेजर करता है फोर्स की, और न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो डायरेक्शन और पेयर ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ओम्स लॉ के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ये भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो हम जारी बात है ज्यादातर कुलियन और उन टर्म्स में पढ़ रहे होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा, बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिएगा जी, कंडीशन फॉर मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन फार्मूलाज में देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमें रटा होता है, ये तो हो गया भाई मैक्सिमा के लिए, और अगर मिनिमा की जब बात की जाए तो वो आपके पास क्या आता है, m+1/2। एक बात यहां पे जरूर याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं। एज यू नो दैट कि ये आपके पास एक वेव है, जब एक वेव कंप्लीट होती है तो यू नो दैट यहां से यहां पे ये आपके पास λ/2 है, ये आपके पास लैम्डा है, यहां पे आपको पता है कि दैट इज λ/4 है, और यहां पे 3 λ/4 आता है। इन शॉर्ट जब एक वेवलेंथ कंप्लीट होती है तो इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं भाई, फेजेस बताइए, एंगल्स बताइए, आपको पता है कि यहाँ पे दैट इज द π/2 है, यहाँ पाई आएगा, ये क्या है 3π/2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2π, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2π। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इक्वलेंट टू द कितने फेज के इक्वल है, वो आपके पास 2π। तो बताने का यहाँ मकसद क्या है, जरूरी नहीं हमेशा लैम्डा की फॉर्म आए। अगर मैं आपसे पूछूं बताना यार इसकी जगह और क्या शेप आ सकती है, तो आप कहेंगे m और 2 और पाई, ये वाली टर्म्स भी लाजमी आ सकती है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो बहरहाल यहां तो मिनिमा का पूछा गया, मिनिमा का जनरल फार्मूला एज यू नो दैट वो आपके पास के m+1/2 इंटू लैम्डा। सो इसका करेक्ट आंसर बीटा है। मैं इसको भी इलैबोरेट कर देता हूं, जरा बताइएगा इसके फॉर्मेशन में अगर चेंज करें 1/2, और अगर सिंपल मैं लैम्डा को कन्वर्ट कर दूं इन टर्म्स ऑफ पाई, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, दैट वुड बिकम्स 2π है। और अगर जनरल मल्टीप्लाई कर दूं तो m को इससे करें तो क्या बनेगा जी, ये
2 पाई m बन जाएगा और प्लस आ गया 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज वही ऑप्शन जो आपकी बुक्स में या आपने जो पढ़ा है वैसी ही शेप फार्मूले की आ जाए। आगे देखिएगा जी, इफ अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ 100 वोल्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड। ऑब्वियसली जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला एज यू नो दैट, और वो आपके पास क्या है 1/2, वो आपके पास आ गया CV स्क्वायर। बस ये आपने वैल्यूज लगानी, ये 2 आ गया। कैपेसिटेंस कितनी है जी 10 है और माइक्रो का मतलब हो गया -6 आ गया और V स्क्वायर आपके पास 100 है। याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में ये भी टर्म ज़हन में रखनी है कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू का अगर स्क्वायर आ जाए, उसका स्क्वायर ना फाइंड आउट करने लग जाएं। इट वुड बी बेटर कि आप उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख दें। जैसे 100 स्क्वायर है, कोई गलती ना हो जाए तो मैं ये करूँगा 100 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो बिल्कुल ऐसे करें, यही जर्नल आपको ईजी जो है वो कैलकुलेशन की तरफ लेके जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5 zeros, तो इससे अगर कैंसिल आउट करें इट गिव्स यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। वो डिपेंड करता है, इसको 0.5 कर दीजिएगा और फिर ये दोबारा 10 से डिवाइड हो तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0.5 जूल। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो बनेगा दैट इज अल्फा। तो आपने सिंपल उसकी कैलकुलेशन की और आंसर दे दिया। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है जी, हीट इज डिफाइंड एज, क्या कहते हैं जी आप, हीट सिंपल क्या है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन, नहीं, ये तो आपके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी है। ये आपके पास लिखा हुआ है जी स्टोर्ड एनर्जी, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। एक बात और भी यहाँ से बात आ जाती है, बातों से बातें ओपन होती हैं। एनर्जी जो स्टोर होती है वो जनरली किस फॉर्म के अंदर होती है, वो इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी स्टोर वर्डिंग ये ठीक नहीं है, और वो क्यों, जारी बात है इट इज ड्यू टू द मोशन होती है। तो स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में, पोटेंशियल में, तो ये भी बहरहाल पॉसिबल नहीं है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, नहीं, जरा जारी बात है फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो हम कुछ और बातें तो कह सकते हैं कि जी मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन या दिस एंड दैट। सो क्या बनता है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर, क्योंकि हीट वर्डिंग आ गई तो टेम्परेचर का कहीं ना कहीं जिक्र तो आएगा ही आएगा। सो इसका जो करेक्ट बनेगा दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।